Good morning, everybody. So let's start with the new lesson. That is, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बीएड सेमेस्टर फर्स्ट के कोर्स नंबर 104 का है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्लानिंग, एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। किस तरह से एजुकेशन सेटअप में मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। जैसे कि एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको टीचर कैसे बनना है, कैसा टीचर होता है, उसको कैसे मैनेज करना है हर चीज़ को, तो मैनेजमेंट में आ जाता है ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि जब हम इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें मैनेज किस तरह से करना है। लाइक कि बच्चों का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, रोल नंबर सेटअप होता है, जैसे कि पेपर सेटअप होता है, अलग अलग बच्चों के अलग अलग नीड्स के हिसाब से सिलेबस होता है। तो किस तरह से मैनेज करता है एक टीचर, तो वो उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये कोर्स नंबर 104 है और यहाँ पे सबसे पहला यूनिट आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। तो सबसे पहले इस वर्ड से हम क्या समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या होते हैं, इसका क्या विशेषताएं हैं, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या सिद्धांत होते हैं, क्या इसके एम्बिशंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों इसे इंट्रोड्यूस किया गया है टीचर को समझाने के लिए। इससे क्या होगा, इसका एंड गोल क्या होगा। अगर एक बच्चा, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन या पीजी करके भी वो अगर बीएड सेमेस्टर फर्स्ट में ये पढ़ रहा है तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा यूनिवर्सिटी का, कि इससे एक टीचर को पता चलेगा कि कैसे मैनेज किया जाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो फ्यूचर टीचर के लिए एक बहुत एसेंशियल है कि वो समझे इस चीज़ को कि किस तरह से एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, सारा ये सभी हम लोग देखेंगे। दूसरा, लीडरशिप क्या होता है, ठीक है, लीडर जो होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है कि लीडरशिप, एक टीचर के अंदर भी लीडरशिप देखी गई है some of times, often we can see differentiation features between the education management and leadership, guidelines for the leadership, importance of leadership management for education। इस तरह से लीडरशिप एजुकेशन में काम करती है। बहुत इजी है, बहुत ही सिस्टमेटिकली यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो लीडरशिप थ्योरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मल थ्योरी, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो लाइन बाय लाइन हम इसको समझते चले जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर में मॉडर्न ट्रेंड्स इन द एजुकेशनल मैनेजमेंट, क्या मॉडर्न ट्रेंड्स आए हैं, किस तरह से और हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस क्या होता है, पर्ट क्या होता है, ये सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो कि आपको बताती हैं। सेकेंड चैप्टर ही इसका ही एजुकेशन मैनेजमेंट का आ जाता है कि किस तरह से अडॉप्ट करना है, लिमिटेशन क्या है इंडियन एजुकेशन सेटअप्स की। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे इसी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें कि एजुकेशनल मैनेजमेंट और लीडरशिप क्या होता है, इसका मीनिंग पूरा डिटेल्ड लेके चलेंगे। सबसे पहला आता है एजुकेशन मैनेजमेंट होता क्या है। तो एजुकेशन मैनेजमेंट होता है एक ऐसी फील्ड ऑफ द स्टडी जिसमें प्रैक्टिस की जाती है, प्रैक्टिस कंसर्न विद द ऑपरेशन ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये क्या हो गए ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी एक सुचारू रूप से इसका ऑपरेशन अच्छे से चले, ये अच्छे से काम करें, अच्छे से ये वर्क करें, तो उसी की फील्ड को स्टडी करने के लिए कहते हैं एजुकेशन मैनेजमेंट। इट इज़ इट्स डेवलपमेंट एज ड्रॉन हैविली ऑन द सेवरल मोर फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड डिसिप्लिन्स इन द क्लाउडिंग सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड जर्नल मैनेजमेंट। ये क्या कह रहा है कि इट्स डेवलपमेंट हैज़ ड्रॉन हैविली ऑन सेवरल मोर फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन। तो ये जो इसकी जो डेवलपमेंट है, अगर ये डेवलप कर रहा है तो ये काफ़ी सारी और भी अदर डिसिप्लिन को क्या कर रहा है, हैविली
ये उस पे भी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट होता है, जैसे कि सोशोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और जनरल मैनेजमेंट हो गया। Interpretations drawn from different disciplines necessarily emphasize different diverse aspects of educational management. तो बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, लाइक जैसे कि अभी हमने पढ़ा सोशोलॉजी, ये सब चीज़ें जो है वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि जनरली हमें वर्क करना होता है। तो इस पे भी एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या करता है, एम्फेसिस करता है, मतलब कि जोर डालता है। इसमें हमें इतना ज़्यादा समझ में नहीं आए, पर यहाँ पे हम देखेंगे कि मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट क्या होता है। एजुकेशन मैनेजमेंट इन बोथ अ फील्ड ऑफ एकेडमिक स्टडी and collective group of professionals that includes principal, teachers, other education professionals. ये तो बात कर रहा है कि जैसे कि फील्ड ऑफ एकेडमिक स्टडीज़, ठीक है, कलेक्टिव ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल, मतलब कि जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, कलेक्टिव ग्रुप, जो कि कलेक्टिव ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल, मतलब कि जो किसी भी फील्ड में बहुत परफेक्ट हैं एजुकेशन में। तो जैसे कि प्रिंसिपल हो गया, तो टीचर्स हो गए, और भी बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्किल्डफुल टीचर्स होते हैं, जो कि पीटी टीचर्स होते हैं, आपको कराटे टीचर्स होते हैं, जो आपको अदर एक्टिविटीज़ सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर आता है। ये सिर्फ आपकी सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे प्रोफेशनल क्या काम करते हैं, उनका खुद का क्या काम होता है, ये सभी उसमें आता है। एजुकेशन मैनेजमेंट इज़ अ थ्योरी। एजुकेशन मैनेजमेंट क्या है, एक थ्योरी है, प्रैक्टिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो प्रैक्टिस किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एजुकेशन मैनेजमेंट होता ही यही है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे हो रहा है, ठीक है, मोटा मोटा यही है इसका। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशन एस्टैब्लिशमेंट एंड सिस्टम। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट एंड सिस्टम, तो मतलब कि किसी भी, मान लो कि एक स्कूल है, ठीक, तो स्कूल में किस तरह से सिस्टम चलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसे चलेगा। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव आपने सुना होगा जॉब होती है, आईएएस की जॉब होती है, तो वो क्या करते हैं, ड्राफ्ट लिखते हैं, ड्राफ्टिंग का काम होता है, जो नीतियाँ, जो स्कीम्स जो वो करते हैं, लीडर्स कहते हैं कि ये वाली स्कीम निकली हुई है, ये वाली स्कीम निकली है, वो सारी ड्राफ्ट कौन बना के देता है, आईएएस बना के देते हैं, वो ये नीतियाँ बनाते हैं। तो किसी भी स्कूल या सिस्टम में, इंस्टीट्यूट में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो भी होता है, ठीक है, वो सारा का सारा क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये एजुकेशन मैनेजमेंट में आ जाता है कि उसका जो काम होता है वो सारा। समटाइम एजुकेशनल मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर रहे हैं, जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स चलती हैं कि क्या उनको पढ़ाया जाए। तो क्या होता है, ये इसको एडमिनिस्ट्रेशन भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसका डायनेमिक साइड है, ठीक है। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायनेमिक साइड, मतलब बहुत सारी साइड्स हैं इसकी एजुकेशन में। जैसे कि एजुकेशनल फिलोसफी सेट्स द गोल। जैसे कि एजुकेशनल फिलोसफी क्या होती है, कि एजुकेशनल फिलोसफी मतलब कि उसकी क्या सोच है, कि उसका क्या गोल है। साइकोलॉजी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, कि साइकोलॉजी हमें बताती है कि किस तरह से हमारे पढ़ाने का तरीका, सिद्धांत, क्या रूल्स होंगे। टीचर एक जब टीचिंग करता है तो उसको कैसे लेके चलना है सभी बच्चों को, उसकी क्या वैल्यूज़ होंगी। साइकोलॉजी। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि हम प्लानिंग करते हैं, कोई भी स्कीम या कोई भी प्लानिंग, कोई भी बच्चों के लिए अगर उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए कोई भी प्लानिंग चल रही है, तो वो प्रैक्टिस करके ही आएगा। हम सिर्फ सोच लेंगे दिमाग में, अरे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर जब तक हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो दैट विल नॉट इफेक्टिव, वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे प्राइमरी मोटिव यही है कि टीचर को किस तरह से एजुकेशन मैनेजमेंट करना चाहिए। ट्रेडिशनल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर डिजाइन प्राइमरली टू सर्व द
caretaker, regulatory and supervisory role in an era when education and the world outside were moving slowly by to the day's pace, and when the size and diversity of education takes were much smaller. अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो पुराने ज़माने में जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स होते थे वो कैसे डिज़ाइन किए जाते थे, प्राइमरीली टू सर्व द केयर टेकर, कि एक टीचर को केयर टेकर होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए बच्चे को, उसकी एजुकेशन जब हम दे रहे हैं तो वर्ल्ड आउटसाइड वर मूविंग स्लोली बाय टू द डेज पेस, एंड when the size and the diversity of education task were much smaller. तो मतलब कि उस समय जो एजुकेशन की जो टास्क दिए जाते थे बच्चों को समझने के लिए, या ये बहुत ही उसके जो साइज होता था बहुत ही डाइवर्स नहीं होता था, सिमिलर होता था, बहुत छोटा होता था, और ना ही बच्चे से उसका कोई डेवलपमेंट होता था. देयर वर नॉट डिज़ाइन फॉर प्लानिंग इन टूडेज सेंस ऑफ द टर्म्स. मतलब मैं कह रही हूँ यहाँ पे कि जैसे कि ट्रेडिशनल में क्या होता था कि बच्चे को रटी रटाई बातों पे यकीन कर लेना होता था, कोई इमेज नहीं, कोई आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स नहीं, ना ही कोई टूल इक्विपमेंट जिसकी वजह से बच्चा इजीली समझ पाता है, वो सब कोई भी यूज़ नहीं करता था. बस एक झापड़ और एक डंडा होता था टीचर के पास, तो वो ही उसका ही इस्तेमाल करके बच्चे को रटवाते थे. तो बच्चे क्रैमिंग कर लेते थे और इतनी प्लानिंग उनके लिए होती नहीं थी. एक अटेंडेंस हो गई बस ख़त्म, और ना ही बच्चा डेवलप होता था ऑलराउंड, और ऐसे ही रह जाता था. तो यही कह रहे हैं कि प्लानिंग इज़ मस्ट, बहुत ज़रूरी है. In today's sense of the terms, for implementing such plannings or for the critical evaluations of education system performance or the for vigorous promotion of innovation. तो यहाँ पे क्या है कि आज की समय में ऐसा नहीं है. तो आज के समय में बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि करिकुलर एक्टिविटीज़ चलती हैं, इम्प्लीमेंटिंग सच प्लानिंग्स, बहुत सारी प्लानिंग्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाती है ताकि बच्चे का क्रिटिकल एनालिसिस पता चल सकते हैं, उसका कितना सोचने की क्षमता है, उसकी इवैल्यूएशन कर सके पूरा साल भर इसने किस तरह से पार्टिसिपेट किया है, कहाँ कहाँ ये रहा है, ऑफ द एजुकेशन सिस्टम परफॉर्मेंस. तो ये एजुकेशनल सिस्टम था पिछला, और आज का एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंस आ गया है, क्योंकि आज के समय में इनोवेशंस प्रमोट की जा रही हैं. ठीक है, तो यही है एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या हो गया. अब डेफिनेशंस होती हैं कि एक पर्टिकुलर बंदे ने ऐसी डेफिनेशंस दी हैं कि एजुकेशन मैनेजमेंट ये होता है, तो यहाँ से हमें और क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है. वेरियस एक्सपर्ट्स हैव देयर ओपिनियन ऑन द टर्म्स. तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं लाइक एजुकेशन मैनेज जिन्होंने किया होगा, तो वो ये अपने शब्दों में कह के गए हैं, तो हमें इसको वैसे ही पढ़ना पड़ता है. अकॉर्डिंग टू पुलाम, एजुकेशन मैनेजमेंट इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन फॉर कैरिंग आउट एग्री पॉलिसी. एग्जीक्यूटिव फंक्शन है. देखो अभी हम सब बात कर रहे थे कि एजुकेशन मैनेजमेंट क्या होता है, तो एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, मतलब कि इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको करके दिखाना है, ना कि सिर्फ दिमाग में रखना. इसको एग्जीक्यूट करो फॉर कैरिंग आउट एग्री पॉलिसी, कि कोई भी पॉलिसी बनाई है किसी बंदे ने तो उसको एग्जीक्यूट करना है, कैरिंग आउट करना है. ही डिफ्रेंशिएट मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशनल लीडरशिप. तो कह रहा है कि मैनेजमेंट डिफरेंट है एजुकेशनल लीडरशिप से. डिफ्रेंशिएट करना सिखाओ कि मैनेजमेंट अलग है और एजुकेशनल लीडरशिप अलग है. कैसे? which has the responsibility for policy formulation and organization transformation. तो जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए हमें इसको पॉलिसी को बनाना होता है और उसको फिर फॉर्मुलेट करना होता है, मतलब कि उस पॉलिसी को रिस्पॉन्सिबली तरीके से फॉर्मुलेट करना होता है, मतलब कि सबको बताना होता है कि हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए. सीधा सीधा मतलब यहाँ पे यही है. अकॉर्डिंग टू लेटर क्या कहता है, एजुकेशन मैनेजमेंट स्टडीज़ आर कंसर्न विद द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. अब एजुकेशन मैनेजमेंट किससे रिलेट करता है? इंटरनल ऑपरेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक,
तो उनमें इंटरनल ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, उनका अंदर का वर्क, जैसे कि मैनेजमेंट। यहाँ पे मेन फोकस हमारा मैनेजमेंट ही रहेगा कि बेसिकली मैनेजमेंट हो रहा है, इंटरनल ऑपरेशन कैसा चल रहा है, ऑल्सो विद देयर रिलेशनशिप। अब इंटरनल ऑपरेशन चल रहा है तो उसमें सबका कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनका रिलेशन कैसा है आपस में विद देयर इन्वायरमेंट, उनका इन्वायरमेंट के साथ कैसा है, उनकी कम्युनिटी के साथ कैसा है, ये सब चीज़ें मैटर करता है। एंड विद द गवर्निंग बॉडीज which they are formally responsible. In other words, manage is a school. ये हमारा अलग ही आ गया ना, एक सेकेंड, विच वे पेज वी हैड, ओके। तो ये दो ही थी हमने पढ़ी। तो मैनेजर इज इन द स्कूल एंड कॉलेजेस हैव टू इंगेज द बोथ इंटरनल एक्सटर्नल ऑडीज एंड लीडिंग देयर इंस्टीट्यूशंस। बहुत लंबी है, इसको नहीं याद करना, आपने सिर्फ समझना है। तो यहाँ पे स्पेयर का देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट कोई भी किसी चीज़ का मैनेजमेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ की एक्टिविटीज़ करवाना बच्चे से, और बच्चे से ये इफेक्टिव और एफिशिएंटली वो यूटिलाइजेशन कर सके ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज का, और इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो भी उन्होंने गोल सेटअप करे हैं अपने स्कूल से रिलेटेड, कि हमारा स्कूल कमिंग 5 ईयर्स में यहाँ पहुँचेगा, तो वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन विद एंड इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट अगर यूटिलाइजेशन होगा और रिसोर्सेज का, स्कूल के रिसोर्सेज का, तो इससे क्या होगा, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट भी चलते हैं। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन enables the right peoples to receive the right education from the right teacher at the cost within the means of state under conditions which will enable the pupils to profit by their training. Encyclopedia के अकॉर्डिंग क्या कहता है, एजुकेशन रिसर्च is a process integrating the efforts of personal, बहुत सारे मतलब पर्सनल्स होते हैं, पर्सनल्स मतलब कि एक चीज़ में परफेक्ट होते हैं, तो उनके जो एफर्ट्स होते हैं वो सब इंटीग्रेट करके एडमिनिस्ट्रेशन में काम आते हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन अप्रोप्रिएट मटेरियल, जो ज़रूरत है वही यूटिलाइज हो, इस तरह से में प्रमोट करें इफ़ेक्टिवली। इससे बच्चे की डेवलपमेंट होगी, यूथ की भी होगी और उनके अडल्ट की भी होगी, पर्टिकुलरली विद द ग्रोथ ऑफ स्कूल पर्सनल, ठीक है। Education management has centrally concerned with the purpose and aim of education. These all are the subject continuing the debate and disagreement, but the principle of linking management activities, tables, and schools are the aims of an education remain vital. This purpose of the goals provide the crucial sense of directions which should support the management of the education institutions. Management is a direct at achievement of central education objectives. Place the emphasis on the educational purpose is not to suggest that any particular aim to target the appropriate, particularly if that is imposed from the outside of the school by the government and other what is managing for the achievements of the education aims is the vital, but these purpose must be agreed by the school, colleges and its community. बहुत लंबी थी, हमने फास्ट पढ़ लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसका। कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें बहुत कुछ समझ में आएगा कि होता क्या है एक्चुअली। डेफिनेशन भी वही होता है और मीनिंग भी वही होता है, सिंपल। टाइम एंड प्लेस आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। अब देखो एजुकेशन मैनेजमेंट में टाइम और प्लेसेस कैसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। टाइम और प्लेस कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि इट नीड्स बी अकॉर्डिंग टू द प्लेस where it is to go on. Naturally, successful education management will differ from place to place with the lapse of time society changes. देखो एजुकेशन मैनेजमेंट टाइम और प्लेस पर डिपेंड करता है कि समय और जगह कि किस तरह से मैनेज होगा। यहाँ पे कुछ इसका बताया नहीं है।
naturally successful education management will differ. अगर जो नेचुरली सक्सेसफुल एजुकेशन मैनेजमेंट होती है वो डिफर कर सकती है प्लेस टू प्लेस, समय के साथ ही सोसाइटी चेंजेस होती है। क्या ही है, मुझे समझ नहीं आया ये। फ्लेक्सिबिलिटी, देखना किसी ने अलग चुक लिया। फ्लेक्सिबिलिटी इन इज इम्पॉर्टेंट, सॉरी इन नहीं बोलना था, फ्लेक्सिबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि चेंजेस, तो चेंजेस अगर मैनेजमेंट में होते रहे थोड़े बहुत तो क्या होगा, वेरी स्मूथ रनिंग होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइम्स आर फास्टिंग चेंजेस, समय के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे हमें अडप्ट करना पड़ता है सभी चीज़ें ना, कि क्या चीज़ें ज़रूरत है, क्या रिसोर्सेस हमें अवेलेबल करवाने हैं। तो टाइम्स आर फास्ट चेंजिंग, टाइम के साथ साथ हमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। द सोसाइटी इट्स कस्टम वे ऑफ थिंकिंग अंडरगोइंग चेंजेस। तो जैसे कि हम सोसाइटी में देखते हैं कि किस तरह से कस्टम्स बदल रहे हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, लोगों की सोच में, थिंकिंग में बदलाव, अंडरगोइंग चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस जो हमें पता भी नहीं। नाउ इन दिस साइंटिफिक एज when the number of students is on the increase, the problem in the field of education are multiplying. जैसे कि साइंटिफिक एज है, मॉडर्न एज है, तो यहाँ पे स्टूडेंट भी इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम भी इस फील्ड में इंक्रीज हो रही है, बहुत मल्टीप्लाई हो रही है। द फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ अ पर्सन who can adjust himself with the environment can earn a good name. मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोरोना आया तो टीचर्स क्या करते थे, एक ऑफलाइन टीचर्स थे, सब लोग स्कूल में पढ़ाते थे और पढ़ाते भी किस पे थे, एक ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे। उनको इतना एडजस्टमेंट नहीं थी टेक्नोलॉजी के साथ, कहना पड़ेगा कि कुछ टीचर्स एडजस्ट कर गए ऑनलाइन पढ़ाने में, कि उन्होंने ऑनलाइन एडजस्ट कर लिया, बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड की, साथ साथ डिजिटल बोर्ड की, उसमें इमेजेस यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ें अडाप्ट कर ली समय के साथ। तो इससे क्या हो गया कि एक जो एजुकेशन मैनेजमेंट में जो बंदा पढ़ा रहा है तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लिया उस फ्लेक्सिबिलिटी में भी। तो जैसा इन्वायरमेंट वैसा ही इंसान बन जाता है, तो क्या होता है उसको उसमें ईजी हो जाता है। साइंटिफिक नेचर कैसे, बाय द साइंटिफिक वी मीन that it should be based on scientific principle, fully tried out and verified to be good. कहने का मतलब है कि जब आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, कोई भी मैनेज करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो वो एकदम साइंटिफिक होना चाहिए, जिसका कोई फ़ायदा हो बंदे को ना, फुल्ली ट्राइड, वेरीफाइड टू बी गुड। तो इट शुड बी ऑब्जेक्टिव थ्रू एंड थ्रू, क्वाइट फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइज एंड पर्सनल विम्स। कहने का मतलब है कि जैसे कि टीचर को कुछ बच्चे पसंद होते हैं, कुछ नहीं होते, राइट? तो वो क्या करते हैं, बाइज हो जाते हैं, मतलब कि वो कहते हैं कि इनको ही फ़ायदा मिले, इनको ना मिले। तो वो ये जो है ये फ्री रहे, टीचर को प्रेजुडाइज या विम्स के अंतर्गत गिना ही नहीं जाता। टीचर वो होता है जो सबके लिए इक्वल है, जो प्रिंसिपल्स उसने बनाए हैं वो सबके लिए इक्वल हों, सबको एक जैसे हों, और जो जिससे जिसका उद्धार हो, मतलब कि किसी बच्चे का उससे फ़ायदा हो। तो ये साइंटिफिक नेचर हो गया। सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया, इट इज़ कंसर्न विद द बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस। ऑब्वियसली कि एक मैनेजमेंट में कोई चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है टीचर, ठीक है, मान लो कि डिजिटल बोर्ड है, ठीक, और डिजिटल बोर्ड तो आ गया, उसमें पढ़ाने वाला टीचर ही नहीं हुआ, पढ़ाने वाला प्रोफेशनल ही नहीं हुआ, ऐसे ही कोई भी उठ के आ गया पढ़ाने के लिए आपको डिजिटल बोर्ड पेपर। तो वो कैसे वो उसको अच्छा डायरेक्ट कर पाएगा, किसी बच्चे को डायरेक्ट कर पाएगा? हाँ, आज इंटरनेट है, एक बढ़िया सा आपका डिजिटलिटी है, हर चीज़ आप इंटरनेट से सीख सकते हो, बट एक मार्गदर्शक होता है जो आपको किसी भी क्वेश्चन को बताएगा कि इस डायरेक्शन में लिखा जाए।
मटेरियल तो बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट एक डायरेक्शन जो आपको देता है वो टीचर देता है, वो प्रोफेशनल्स के साथ ही आता है। तो प्रोफेशनल टीचर ही नहीं होगा तो कैसे वो सोशल प्रोसेस है कि एक ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स के बीच में संबंध है, रखता है। दोनों का कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, टीचर्स, एम्प्लॉयज़, citizens, official at local, state and national level। बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। जैसे कि आपको ये सब चीज़ें, मटेरियल रिसोर्सेज लाइक मनी, ह्यूमन कैसे है, ह्यूमन ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। मटेरियल हो गया कि मनी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ग्राउंड्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, जो कि हेल्प करते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। बहुत ईजी था कि कैसे दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है भाई? He should see that there is a through, ये क्या है, tinge of optimum in his philosophy of management, ठीक है। Teaching personnel should have full faith in the policies and working of scheme। जो भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो भी उन्होंने आउटलुक रखा है अपने कि कहाँ तक ये लेके जाएंगे हम लोग, क्या उनका गोल क्या है, ऑप्टिमिस्टिक गोल क्या है उनका, कि एक बच्चे की डेवलपमेंट कहाँ तक करना चाहते हैं वो। टीचिंग पर्सनल शुड हैव अ फेथ, कि उनको ये विश्वास होना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ पे कि हाँ ये वर्क करेंगी तो वर्क करेंगी। अगर उनके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हाँ जो चीज़ हम बना रहे हैं क्या पता ये बच्चों को फॉलो अप कर पाएँ या नहीं। मान लो कि एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि स्कूल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक अर्थ डे पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक हर दिन जैसे टीचर्स डे मनाया जाता है तो बच्चों को लगता है कि हाँ ये टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, आगे क्यों इस पे होता है, मतलब ये सारी चीज़ें। अर्थ डे होता है, सेव वाटर डे होता है, योगा डे होता है, एनुअल फंक्शन होता है, स्पोर्ट्स एनुअल स्पोर्ट्स गेम्स, ये सभी चीज़ें एक्टिविटीज़ करवाते हैं। जैसे ड्राइंग कंपटीशन होता है, फेस्टिवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स। जैसे क्रिसमस आने वाला है तो क्रिसमस का होगा। तो ये सब बच्चे के दिमाग में जब ये चीज़ें मैनेजमेंट जो भी बनाता है, प्लानिंग करता है, तो इससे बच्चे के एक टीचर के अंदर विश्वास होना चाहिए कि इससे बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, वो सोच रहा है कि क्यों करवाया जा रहा है हमको, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि बच्चे को पिकनिक गुरुद्वारा में लेके गए, तो गुरुद्वारा वो देखेगा, वो सोचेगा कि ये किसके भगवान होते होंगे, ये कौन से रिलीजन के भगवान होते होंगे, तो वो ये दिमाग में सोचेगा। तो ये सोचना ही उसका क्या है, एक टीचर की जो भी उसने पॉलिसी बनाई है उसको लेके जाना है, तो उससे ये वर्क करती हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि हाँ उसको सोचने का तो वक्त मिल रहा है ना, ये समझ पाएगा कि हाँ याद रहेगा उसको कि यार हम लोग गुरुद्वारा गए थे, क्यों गए होंगे। तो ये टीचिंग पर्सनल को खुद में विश्वास होना चाहिए कि वो जो भी पॉलिसी बना रहा है, स्कीम्स बना रहा है, वो वर्क कर रही हैं। इफ़ दे क्रिटिसाइज थिंग्स दे आर नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव एनीवे। वही बात है कि अगर उसको वो खुद को ही क्रिटिसाइज करेंगी, ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो वो नहीं इफेक्टिवली उसको यूज़ कर पाएगा। ये तो हुई घूमने की बात, एक्टिविटीज़ की बात। एकेडमिक्स में भी बहुत हेल्पफुल है। एकेडमिक्स में भी हम कुछ प्लानिंग्स बनाते हैं। अच्छा, रीडिंग करके दिखाते हैं, कंपटीशन करवाओ, राइटिंग द कंपटीशन, स्पीकिंग कंपटीशन करवाओ, स्पीच का कंपटीशन करवाओ। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट कर रही हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू इफेक्टिव। ये हो गया ऑप्टिमम शुड बी अ बेसिस ऑफ ऑल डूइंग्स, मतलब कि ऑप्टिमम अगर हम बोल रहे हैं किसी की डेवलपमेंट तो वो पूरी डूइंग पे बेसिस्ड है, ना कि एक थ्योरी पे। जब तक बच्चा करके नहीं देखेगा तब तक वो नहीं सीखेगा। तो जैसे कि मैंने अभी फिर से बोलना है कि गुरुद्वारा में बच्चे को लेके गए, तो बच्चे को तो पता ही नहीं है कि गुरुद्वारा क्या होता है, वो कौन सा रिलीजन है, कौन लोग इनको मानते हैं, ये कब एग्जिस्ट में आया, यहाँ पे क्या करते हैं, भगवान कहाँ पे है यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं। तो इसका
वो सीख रहा है कि अच्छा ये चीज़ होती है, अच्छा ये रिलीजन होता है, अच्छा सिख कोई रिलीजन है, अच्छा पंजाब के लोग होते हैं, ऐसा मतलब सोचेगा, उसके दिमाग में क्रिटिकल एनालिसिस अपने आप ही खुद होगा। अब गेम्स हैं तो गेम्स में उसका स्पिरिट जागता है कि मुझे भी खेलना है, मैं भी करूँगा। तो इससे ऑप्टिमम डेवलपमेंट तो हो रही है उसकी। ओनली देन इट विल हैव अ हेल्दी इफेक्ट ऑन अदर्स। ये तभी होगा जब उसके ये हेल्दी इफेक्ट होगा किसी और के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं प्रोड्यूसिंग गुड सिटीजन। तो जैसे कि प्लानिंग होती है, उसमें बहुत सारी एफिशिएंसी बच्चे की इम्प्रूव होती है। कोई किसी बच्चे को आता है, किसी को बच्चे नहीं आता कुछ करना ना, तो ये प्लानिंग जो होती हैं कहीं ना कहीं बच्चे को बहुत डेवलप करने में हेल्पफुल होती हैं। इनकलकेट इन द स्टूडेंट सोशल एफिशिएंसी, सामाजिक एफिशिएंसी आती है, मतलब कि उसको पता चलता है कि पीयर ग्रुप क्या कर रहा है, हमारा साथ वाला क्या कर रहा है, हमें वैसे करना है। तो एक बच्चे को ना अवेयरनेस आती है। एक अच्छा नाक में हाथ नहीं डालना तो नहीं डालेगा वो, अच्छा मैम आ गई चुप हो जाना। तो ये डिसिप्लिन सब चीज़ें वो साथ में सीखता है। इट शुड हेल्प द लर्नर्स इन देयर करेक्टर डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं जब एक बंदा नहीं कर रहा होता तो दूसरे बच्चे को ये समझ में आता है कि नहीं वो नहीं कर रहा ना, तो कहीं ना कहीं जो आदतें हैं, हैबिट्स हैं, वो 10 हैबिटें एक दूसरे से सीखते हैं लर्नर्स। तो करेक्टर डेवलपमेंट भी यहीं पे हो जाती है आपकी। ऑल दिस डिपेंड्स ऑन द हेड एंड स्टाफ हाउ दे प्लान। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जो भी स्कूल में जो पॉलिसीज बना रहा है हेड, और जहाँ स्टाफ जो भी टीचर स्टाफ हैं वो प्लानिंग करते हैं बच्चों के लिए कि ताकि बच्चे जो है ओवरऑल डेवलप्ड हों। अगर हेड और स्टाफ ही लापरवाह है, उनको पता ही नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, बच्चे फिर वैसे ही निकलते हैं नल्ले। तो कहने का मतलब है कि हेड को और स्टाफ को चाहिए कि वो अच्छे से उनके लिए प्रॉपर टाइम टू टाइम एक शेड्यूल बनाए, पॉलिसीज बनाए, व्हाट दे प्लान एंड देन हाउ दे गो ऑन टू अचीव द डिज़ायर्स। एंड तो कैसे मान लो कि एक बंदे ने प्रपोज किया कि अच्छा क्लास में इस तरह से एक्टिविटी होनी चाहिए, तो उसको ये एंड भी पता हो कि अच्छा ये कंप्लीट हो जाएगी तो बच्चे ये कर पाएंगे, तो ये सीख पाएंगे। तो ये क्या है कि जो भी वो उसने चाहा है, उस टीचर ने चाहा है कि मैं ये चाहता हूँ, तो वो सब कर पाएगा। द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस and traditions and customs have their impact on growing development personality of the students। तो इस तरह से ऑपरेशन जो होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ या कुछ भी बच्चे को करवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी एक डेवलप्ड होता है, वो ग्रो करता है बच्चा, उसको काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। वो घर आके वो उसका डिस्कशन करेगा, और हम खुद करते हैं, हम बड़े हो गए तब भी हम डिस्कशन करते हैं। परंतु कहने की बात है कि एक बच्चे को कुछ भी अगर एक्टिविटीज़ सिखाई गई ना, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है रादर कि आप उसको थ्योरी पढ़ा दो या लर्न करके आना। तो पुराने ज़माने में टीचर्स नहीं पढ़ाते थे, लर्न क्यों नहीं हुआ, तो इस तरह से वो करते थे। पर आज के बच्चे एक्टिविटी करके बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बाय द इमेजेस, विजुअल्स, एड्स, ये सब करके ज़्यादा सीखते हैं रादर की एक बुक से पढ़ना हो। ठीक, cooperative undertaking, he should possess such as qualities can enable him to win the confidence of all the concerned। cooperative undertaken तो जो भी बंदा ये इनिशिएटिव ले रहा है मैनेजमेंट में, तो उनको कोऑपरेट करना है, कॉन्फिडेंस आए ताकि उसको जीतने में। he should not be a force to place orders and for getting confidence and faith in his colleagues, staffs and students। तो उनको फोर्स नहीं करना है कि तुम करो ही करो, ठीक है। तो उनको फेथ होना चाहिए अपने आप पर, गेटिंग कॉन्फिडेंस बच्चों में भी कि बच्चे कर लेंगे। ही शुड रादर बी एबल टू एक्ट, बिहेव इन सच अ वे that others are ready to cooperate with this automatically। Cooperation, in fact, in the basis of all the success of the administration of today। cooperation क्या है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव
एक्टिविटी में, कहीं भी ले लो, घर ही ले लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साथ में मिलके कोऑपरेटिव से तरीके से नहीं चलोगे तो आपका घर क्या होगा, ध्वस्त हो जाएगा, मतलब ये अच्छे से काम नहीं होगा, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, ठीक है। एक ही बंदा काम करेगा तो दूसरा क्या कर रहा है घर पे, कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएगा। किसी भी स्कूल में आप कोई भी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं तो वो सबका कोऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। मीन्स टू एन एंड, philosophy of education sets the goal. Education psychology explains the principle of teaching and education administration, deals with the educational practices and education administration, includes the planning, directing, controlling, executing and evaluating educating process. तो कहने का मतलब है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या इंक्लूड करता है कि प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर, कि अच्छा बच्चे को इतना पढ़ाना है, अब प्लानिंग कर ली कि इतने दिन में इतना पढ़ाना है, फिर उसको डायरेक्ट करना है कि किस दिशा में जा रहा है बच्चा, कंट्रोल करके एग्जीक्यूट कर देना है, फिर उसको देखना है कि अच्छा पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा, हो भी रहा है नहीं, इम्प्लीमेंट हो भी रहा है नहीं हो रहा। तो ये है एजुकेटिव प्रोसेस, सिंपल बात है। घुमा के एक ही चीज़ है यहाँ पे कि प्लानिंग, एक्सरसाइज द बोल्ड एंड करेजियस लीडरशिप, he should be a leader through so that he is able to make the statements, convince others, and then he is able to make other follow him। अच्छा, तो मतलब कि एक जो भी प्लानिंग कर रहा है उसको लीडर की तरह, ठीक है, लीडर थ्रो सो दैट ही एनेबल टू मेक द डिसीजन। मतलब एक लीडर की अंदर जैसी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो अपनी जो भी शब्द कह देता है लोग उसको मान लेते हैं कि हाँ अच्छा, इसने मोदी ने कहा कि 2047 तक हम डेवलप्ड हो जाएंगे, तो हम उस पर वर्क करेंगे तो ही ना होंगे। तो कहने का मतलब है कि लीडर के अंदर क्वालिटी है कि वो इम्पैक्ट डाल सकता है, अपनी जो भी उसने स्टेटमेंट देनी है उस पर वो खरा उतरे, वो लोगों को कन्विंस करे और देन उस पर फॉलो अप करे। फॉलो अप मतलब कि अभी सिर्फ उसने बोला नहीं है, उन्होंने बोला नहीं है कि 2047 में हम लोग डेवलप्ड हो जाएंगे, वो साथ में वर्क भी कर रहे हैं, घर घर जाके यात्रा कर रहे हैं कि किसको कितना लाभ हुआ उनकी स्कीम्स का, जो भी वो स्कीम्स निकाल रहे हैं डेवलपिंग, हमारे देश को डेवलप करने में, तो वो उसको लोग उस पर चल रहे हैं। तो करेजियस लीडरशिप है, थ्रू हिज डूइंग, अगर वो काम कर रहा है उस पर, ही इज़ एबल टू ब्रिंग और डिज़ायरेबल डेवलपमेंट। तो वो जब करेगा काम तो वो कुछ ना कुछ उसमें डेवलपमेंट पाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम डेवलप्ड ही हो जाएंगे 2047 में, परंतु हम ग्रो करेंगे, हम प्रोग्रेस करेंगे, हर सेक्टर को डेवलप्ड होता हुआ देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर हम थोड़ा पार्टिसिपेशन करेंगे उसमें, यूथ पार्टिसिपेट करेगा तो क्यों नहीं होगा, डेवलप होगा। तो हम ही अगर बैठे रहेंगे घर पे सोचेंगे कि हो रहा है देश तरक्की कर रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। थ्रू हिज डूइंग ही इज एबल टू ब्रिंग अनडिजायरेबल, हो जाएगा से ऑफ करेक्टर एंड पर्सनैलिटी इन द लर्नर। ओनली ब्रेव एंड करेजियस पर्सन डिजर्व द जॉब ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन दीज डेज। जो ब्रेव है, करेजियस है, तो वही डिज़र्व करता है ये जॉब। मतलब मोदी को कह सकते हैं कि वो ना केवल हिंदूवादी है या हिंदुओं के लिए ही काम करता है, परंतु देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के स्तर पर ग्लोबली देखा जाए तो कितनी उसने सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर भारत पे वर्क किया है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, सिर्फ IAS आपको नीतियां बना के सिर्फ पकड़ाते नहीं हैं, लीडर को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, उसकी उसको मार्केट में लाना भी पड़ता है, उसको जगह जगह देखना पड़ रहा है। तो ये सभी चीज़ें वही बंदा कर सकता है, वही डिज़र्व करता है जो करेजियस, जो हिम्मती हो, या वो ये सोच सक रहा है कि हमारा विजन इतना है। तो ये बोल्ड और करेजियस लीडरशिप इसमें आ जाता है।
ये कहीं ना कहीं एक एजुकेशन मैनेजमेंट में भी आता है कि जो बंदा इनिशिएटिव ले रहा है कि हमने बच्चे को ऐसा करना है, तो वो होता है, वो करेजियस ही हो सकता है, उसको लीडर की तरह पेश आना पड़ता है, उसको सब अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है. आर्ट एज वेल एज साइंस, one should possess the qualities and capabilities according to the norms. Then the person should be hardworking, ready to face any types of situations, bold and above all the courageous. He should be a leader in a true sense of the word. Only then he can hope to be the successful. तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपनी क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ नॉर्म्स के हिसाब से करनी है, ठीक है. देन पर्सन शुड बी हार्ड वर्किंग, उस पर वर्क करना है उसको. हर प्रकार की चैलेंजेस उसमें आएंगे, ये नहीं हो रहा, ये हो ही नहीं रहा, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, तो उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, वो मॉडिफिकेशन करके उसमें बोल्ड डिसीजन भी लेगा. तो ये सभी चीज़ें उसमें होनी चाहिए. ही शुड बी अ लीडर. तो एक तरीके से एक लीडर कैसा काम करता है, वो अपने सर पे ढोता है ये सभी चीज़ें. स्कीम्स तो बना के, बिल ड्राफ्ट जो भी बनाएंगे वो आईएएस बना के रखेंगे, इनिशिएटिव देंगे कि ऐसा होना चाहिए. आगे इम्प्लीमेंट करवाना किसका काम है, इसको आगे बढ़ाना या उसको और प्रमोट करना तो किसका काम है, लीडर का काम. तो वो बोल्ड ही होना चाहिए कोई. ओनली देन ही कैन होप टू बी सक्सेसफुल. तो होप कर सकता है वो सक्सेस पाने के लिए. वर्क तो करा, कुछ तो किया उसने. प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, सिद्धांत क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क. तो किसी भी मैनेजमेंट में, एजुकेशन मैनेजमेंट में क्या क्या ऐसे रूल्स आपको फॉलो करेंगे तो आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा. तो क्या करेंगे कि अब इसमें टेक्निक्स आ गई. टेक्निक्स मतलब कि आप किस तरह से वर्क करोगे. डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड कर देना है. अच्छा मान लो कि कोई, अच्छा ये काम 20 दिन में होगा, तो हमने इसको डिवाइड कर देना इनटू द 4. 20 दिन को 4 भागों में डिवाइड कर देना. अच्छा इतने दिनों में इतना काम होना चाहिए, इतने दिनों में इतना. तो डिवीजन हो गया. अथॉरिटी दे दी किसी, अच्छा ये वाला वर्क ये वाली मैम करेंगी, अच्छा ये वाला वर्क ये वाली मैम करेंगी, अथॉरिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी किसी को, अच्छा ये कंप्लीट इतने दिन में होना चाहिए, तो ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. तो आगे हम चलते हैं. डिसिप्लिन होना चाहिए, रेगुलर वर्क होना चाहिए, कोई भी इसमें धक्का मुक्की नहीं करेगा. डिसिप्लिन तरीके से यहाँ काम होगा. यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में काम होना चाहिए. ये नहीं कि कहीं से भी उठाया और कहीं पे भी ख़त्म कर लिया, नो. यूनिटी ऑफ कमांड, एक कमांड होनी चाहिए बीच में ना, यूनिटी होनी चाहिए इसमें. अब सब इतना सारा काम है, इतने दिनों में कंप्लीट करना, तो ये इसमें बहुत कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है. रिमेन्यूरेशन ऑफ अ पर्सनल, व्हाट इज दिस, रिमेन्यूरेशन, आई डोंट नो. स्पैन ऑफ कंट्रोल और ऑर्डर, स्पैन ऑफ कंट्रोल और ऑर्डर, कि कितना स्पैन मतलब टाइम, कितना समय लगता है. स्पैन ऑफ कंट्रोल, कितने टाइम तक आपको कंट्रोल रखना है, और ऑर्डर पता नहीं क्या ही है ये. एम्स क्या है, एम्स मतलब कि इससे क्या होगा हमारा, कि एजुकेशन मैनेजमेंट हो गया, वर्क आपको डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रिंसिपल आपको देख ली, तो इससे क्या ऑब्जेक्टिव गोल हमारा पूरा होगा. इससे हमारी स्कूल लाइफ जो है एफिशिएंट हो जाएगी, और क्या बच्चों को डेवलपमेंट होगा. सीधा बात है. टू प्रोवाइड एफिशिएंट स्कूल लाइफ एंड टू द स्टूडेंट्स एंड दस प्रिपेयर देम द आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर. किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कैसे रहते हैं. स्कूल लाइफ बच्चों की आसान हो जाएगी. आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर. अब ये टीचर के लिए है, तो इससे क्या होगा कि जो भी बच्चे, जो भी टीचर्स प्लानिंग कर रहे हैं, वो इकट्ठे कैसे काम करते हैं. आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर एंड एफिशिएंट स्कूल लाइफ हो जाएगी. टू ब्रिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी क्लोजर टू ईच अदर. जिस तरह से अगर ये ऐसा प्रोजेक्ट लेके चलेंगे कि बच्चे को ऐसे डेवलप करना है, ऐसा इस एरिया में देखते हैं हम बच्चों को, तो इससे क्या होगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल और साथ में जो कम्युनिटी जो काम कर रही है उनके लिए, स्कूल के लिए, तो वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे.
prepare the students for some vocation which is according to their interest and ability. So obviously कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, किसी किसी बच्चे को ना आर्ट में बहुत हाथ उनका खुला होता है। आर्ट में भी बहुत सारी पेंटिंग्स हो गई, मधुबाला पेंटिंग्स बहुत सारी आ गई, तो उनकी इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के हिसाब से हम उनको वोकेशन देते हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे, तो बच्चे डेवलप्ड होंगे। टू हेल्प द पीपल इन द अनफोल्डिंग ब्लॉसम ऑफ देयर पर्सनैलिटी। तो जो हम घर पे रहकर अनफोल्ड नहीं कर पाते हैं, वो बच्चों के बीच में वो बच्चा सीखता है, अनफोल्ड करता है अपनी हेसिटेशंस, अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है, वो जो चीज़ वो घर पे नहीं सीखता वो स्कूल में सीख जाता है। तो अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी हर एक चप्पे चप्पे को वो ब्लूज़म करता है, खिलखिला देता है। ब्लूज़म मतलब कि खोलना, जैसे कि एक फूल बंद होता है तो ब्लूज़म होता है कि ऐसे खिलखिला उठता है, तो वैसे ही पर्सनैलिटी का खिलखिला उठना। टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू हैव द राइट टाइप ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो साथ में काम करते हैं बच्चे, किसी बच्चे को दिया ये वाला काम, तो एक बच्चे को नहीं दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं, तो क्या होता है कि हैव द राइट टाइप ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कि एक मॉरल वैल्यूज़ भी उनकी जागृत होती हैं। द कंजर्व ऑल द गुड प्रैक्टिसेस एंड कन्वेंशन ऑफ द पास्ट। गुड प्रैक्टिसेस को कंजर्व करना है, और जो कन्वेंशन ऑफ द पास्ट क्या है ये तो चलिए छोड़िए। टू हेल्प इन द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एज लेड डाउन बाय द एजुकेशनल एक्सपर्ट्स। तो रियलाइज़ करना कि क्या है एजुकेशन, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है ज़िंदगी में, तो वो सारा कुछ कौन बताएगा? एजुकेशनल एक्सपर्ट्स, जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, लर्निंग करते हैं। जो ब्रिंग हार्मनी बिटवीन द प्लान्स एंड टास्क। हार्मनी लाना है, प्लान्स जो बनाए हैं, जो टास्क दे रहे हैं, उसमें भी हार्मनी रहनी चाहिए। To make the optimum use of the all education facilities in order to attain the desired objectives and help to minimize of the waste. तो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जितनी भी हमें मिल रही है वो डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स में अटेन हो जाएगी। टू प्रोवाइड हेल्दी एटमॉस्फेयर एंड एक्सपेरिमेंटेशंस एंड रिसर्च। तो हेल्दी एटमॉस्फेयर क्या होता है भाई? जहाँ पे प्रॉपर वर्किंग चल रही हो, जहाँ पे बच्चा सीख रहा हो एक्सपेरिमेंट के थ्रू एंड रिसर्च करे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारा चीज़ें एजुकेशन मैनेजमेंट में आता है। सेकंड है हमारा लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या होती है भाई? लीडरशिप इज़ अ यूनिवर्सल टर्म विच इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, यूनिवर्सल टर्म। तो कंट्री का इंटरनल स्ट्रक्चर का एक फीचर है लीडरशिप। प्रेवलेंट इन पॉलिटिक्स, ये कहाँ पे प्रेवलेंट देखा गया है? पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल एंड सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ लाइफ। अब देखिए जो भी स्कीम्स निकल रही हैं, समाज में निकल रही हैं, एक लीडर निकाल रहा है, और वो एक रिलीजियस हो सकती है, किसी भी जगह, किसी भी रिलीजियस हो सकता है, इकोनॉमिक सेक्टर किसी के लिए भी हो सकता है। एनी इंडिविजुअल हु रिप्रेजेंट द पब्लिक इन जनरल एस्पेक्ट इज कॉल्ड लीडर। ठीक है, जो इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रहा है द पब्लिक इन जनरल। देखिए हर कोई लीडर नहीं बन सकता, हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि वो चुनकर एक जगह उनको दे दी जाती है एज अ लीडर। एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति जो पब्लिक से ही निकला हुआ है उसको ही हम लीडर कह देते हैं। जनरली द टर्म लीडरशिप प्रेवलेंट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। जनरली हम देखते हैं कि जो लीडर हम कहते हैं, जैसे कि मोदी हो गया सॉरी generally the term leadership prevalent in the field of politics and the person who hold the pressure in the field is called। ठीक है, तो जो प्रेशर, सारा प्रेशर उसको डाल दिया जाता है कि भाई यही करेगा, ठीक है, इसको करना।
जैसे कि ये वाली सरकार है तो ये अनएम्प्लॉयड कर रही है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही, तो ये है आरोप। तो सरकार क्या कर रही है? But this opinion has undergone the substantial changes, especially in the field of education. सरकार के ऊपर ही नहीं, सबका दायित्व है चेंजेस लाने में। हर कोई वर्क करेगा समाज में तो चेंजेस आते हैं, लीडर का काम नहीं है, ये तो अलग बात हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लीडरशिप का मीनिंग। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, सी सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।